हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वीडियोस आपको अब देखने को मिलेंगी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो इसका इसी वीडियो में कवर करेंगे और फर्दर जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो स्कूल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब जो चीज़ें आती हैं, टीचर का क्या रोल है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं उनका क्या रोल होगा। सो वो सब जो है आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट होती क्या है, नीड क्या है उसकी, मतलब ज़रूरत क्या है उसकी। उसके बाद जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बोली हैं स्पेशली, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या कंपोनेंट्स या प्रोसेस की बात करें तो वो क्या क्या स्टेप्स जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है कंप्लीट, वो आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट अगर हम लिटरेरी टर्म्स के हिसाब से देखें कि जो टर्म है उसी का मीनिंग अगर देखें हम, सो एजुकेशनल यानी एजुकेशन के लेवल पे, और मैनेजमेंट यानी एजुकेशन के लेवल पे हम कुछ मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एक, क्योंकि डेफिनेशन प्रॉपर इसकी होती नहीं है, बट इसको समझने की कोशिश करें। सो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज to overcome their problems and difficulties and also for realizing the specific objectives is known as organization. So ये organize करने वाली चीज आ गई कि आप organize कैसे करते हैं। जैसे हम बोल तो देते हैं यूजुअली कि organize कर रहे हैं, manage कर रहे हैं, बट ये टर्म्स जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। मैनेजमेंट एक ब्रॉड सेट ऑफ प्रिंसिपल होगा, ब्रॉड टर्म होगी जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होगी। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, या जो हमारे पास साधन संसाधन है उनको कैसे यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हैं, उनको कैसे संभाल रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है एक और चीज क्या आ जाएगी कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको रियलाइज करने के लिए भी ये चीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन ही के थ्रू ही हम रियलाइज करते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो काम हम कर रहे हैं उसके। सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा जो कि किससे रिलेटेड होगा, रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या फिर उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल्स जितने भी होंगे। सो ये चार टर्म तो स्पेसिफिक हैं ही हैं, यानी कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना या कंट्रोल करना। उसके अलावा इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगी मैनेजमेंट में। सो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगा, एक ब्रॉड सेट ऑफ प्रिंसिपल है, ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें तो मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, एजुकेशनल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन और कंट्रोलिंग। तो आपको ये ध्यान रखनी है स्पेसिफिक टर्म्स कि मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि स्पेसिफिक जो बुक्स हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, वहां से मैंने ये चीजें कलेक्ट की हैं। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो है वो इंक्लूड होगी। अगर हम स्पेसिफिक ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट की, अभी तक हम बात कर रहे थे एजुकेशनल मैनेजमेंट की, अगर हम इन जनरल बात करें किसी भी चीज को मैनेज करने की, तो मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम द अदर। सो कई बार कहते हैं ना कि दूसरे से काम करवाना बहुत बड़ा काम है। सो वही चीज है, उसी को हम मैनेजमेंट बोलेंगे कि ये एक आर्ट है कि आप दूसरे से कैसे काम करवाते हैं, वो भी स्पेशली जब वो अगला इंसान स्माइल के साथ हंसते हंसते अपनी मर्जी से आपका काम करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे लोग हाउस हेल्प रखते हैं, लेकिन हाउस हेल्प से काम करवाना कि वो बेटर तरीके से काम कर दे, वो जो है वो सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम द अदर। सो एक कंप्लीट ब्रांच हो गई ये, जो जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, कि आप दूसरों से काम कैसे लेंगे, उस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रोसेस भी जो है वो मैनेजमेंट के अंडर आएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, प्लानिंग, फॉर्मुलेट करना ऑब्जेक्टिव्स को, कि आपने कुछ प्लान किया है तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ प्लान किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क, कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कुछ टास्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो वो क्या, कैसे आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। अपॉइंटिंग वर्कर्स,
एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग, यानी वर्कर जो आपने टास्क ऑर्गेनाइज करने की सोची है उसको जो है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, हेल्पर्स या वर्कर्स जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे आपके प्लान को। दूसरों को मोटिवेट करना या उनको एनकरेज करना वर्कर्स को कि वो जो काम आप करना करना या करवाना चाह रहे हैं वो बेटर तरीके से हो पाए। और लास्ट आ जाएगा इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग, कि आप जो है इवेल्युएट कैसे करेंगे उस काम को। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस यानी शुरुआत की जो प्लानिंग है वहां से लेके इवेल्युएशन और कंट्रोलिंग तक जो है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। हमने एक स्पेशल जो है वीडियो भी की है इसके बारे में, सो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, जो कि प्लानिंग से लेके यानी शुरुआत जब आपके दिमाग में आइडिया आया है तो पी से प्लानिंग से लेके लास्ट तक इवेल्युएशन तक जो है वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। मैनेजमेंट मेंटेन्स इट्स ओन कोड एंड कंडक्ट, इट हैज एथिकल कंसिडरेशंस। सो मैनेजमेंट का भी एक अपना कोड और कंडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की मैनेजमेंट है सो उनका अपना कंडक्ट होगा। अगर मैनेजमेंट की बात अगर हम स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं सो उनका कोड और कंडक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। सो मैनेजमेंट के अपने रूल्स अपने कंडक्ट जो है वो होती हैं चीजें। सो एथिकल कंसिडरेशन भी उनकी होती हैं। सो ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसी भी चीज की मैनेजमेंट की। अब हमें बात करनी है एजुकेशनल मैनेजमेंट की। सो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को देखें सो ओवरऑल जितनी भी चीजें अगर एजुकेशन में मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी इसके कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होंगी, चाहे वो नीड हो, इंपॉर्टेंस हो, या जो है वो ये हम क्या रोल प्ले करेगा इसके अंदर जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में। सो वो सारी चीजें इसके कॉन्सेप्ट में इंक्लूड हो जाएंगी। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितनी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां सब जगह जो है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑपरेशन में होती है या काम करती है। नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, आपको एजुकेशनल डेवलपमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट ऐसे कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि 1986 में टोनी बुश जो है उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि अगर आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की सो वो स्पेसिफिकली जिस राइटर ने वो लिखी होगी या जो ऑथर है जिसने वो डेफिनेशन दी है वो उसके थॉट्स हैं उस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कुछ बताऊं या अपने दिमाग से सोच के कोई डेफिनेशन बताऊं कि ये बेटर रहेगी सो वो मेरा जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। सो ऐसे ही टोनी बुश ने बोला कि most of the definitions of educational management which have been offered by writers are partial because, यानी कि वो कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है। और वो पार्शियल किस लिए है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती हैं पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ ऑथर, यानी उस ऑथर का क्या स्टैंड है या क्या स्टैंड है उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर वो इसके बारे में बताते हैं। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट की अगर आप कहीं थियोरिटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो एजुकेशनल मैनेजमेंट की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी ने दे रखी हो, जैसे ये पॉल मोनेरॉय ने दी थी 1913 में, that school management as a body of educational doctrine comprises a number of principles and precepts relating primarily to the techniques of classroom procedure and derived largely from the practice of successful teachers। यानी कि किस चीज से वो डिराइव की जाती है, जो स्कूल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल लेवल पे एक बॉडी होगी जिसके खुद के प्रिंसिपल्स होंगे, अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स या जो है लोग होंगे उसके अंदर, और वो जो है क्या किस तरीके की टेक्निक से क्लासरूम हैंडल किया जाता है या क्या प्रोसीजर है, या जो टीचर्स हैं वो इस चीज में माहिर हैं उन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। Writers in the field have interpreted these principles and percepts in various ways, usually be reference to larger and more fundamental principles of psychology, sociology and ethics। तो जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिखते हैं इस फील्ड के बारे में, जो उन्होंने इंटरप्रेट किए हैं कुछ प्रिंसिपल्स या परसेप्शंस या जो भी अलग अलग तरीके की चीजें जो अलग अलग वेज हैं, वो जो उन्होंने परसेप्ट किए हैं वही एक रेफरेंस हो जाता है किस चीज के लिए, जो प्रिंसिपल्स होंगे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड या सोशियोलॉजी या एथिक्स, सो वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हम मान लेते हैं कि जो है स्कूल मैनेजमेंट में वो सारी चीजें होंगी। सो वो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इस इन पर्टिकुलर ऑथर ने दी थी। ऐसे ही बहुत सारे ऑथर हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम नीड देखें एजुकेशनल मैनेजमेंट की तो कांडेल क्या बोलते हैं कि फंडामेंटली द पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज टू ब्रिंग pupils एंड टीचर्स अंडर सच कंडीशंस as will more successfully promote the end of education।
एजुकेशनल मैनेजमेंट का मेन फंडामेंटल पर्पस क्या बताते हैं ये, कि जो प्यूपिल और टीचर्स हैं, यानी जो स्टूडेंट और टीचर हैं, उनको इस तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करवाना ताकि जो एजुकेशन है उसके एंड को हम एक सक्सेसफुल जो है एंड बोल सकें। बेसिकली जिस जिस वजह से आप एजुकेशन देना चाह रहे हैं या एजुकेशन देने का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके, और इस तरीके की कंडीशंस जो है आप उनको प्रोवाइड करवा सकें। तो इस चीज के लिए ये मेन पर्पस है एजुकेशनल मैनेजमेंट का, कि आप एजुकेशन की फील्ड में मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीजों को, प्लान कर रहे हैं, फंडा जो आप प्लानिंग से लेके इवेल्युएशन तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है, साइकिल है पूरी, सो उसको ध्यान में रखते हुए आप प्यूपिल और टीचर को जो है वो इस तरीके की कंडीशंस या इस तरीके का एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाएं कि एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सक्सेसफुली पूरे हो सके, हम उनको पूरा करने की कोशिश कर सकें। सो ये इन्होंने बोला था। फिर जो है ग्राम बाल्फोर ने बोला कि द पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट is to enable the right pupils to receive to the right education from the right teachers। यानी कि आपको एक ऐसा मतलब जो बच्चे जो हैं वो एक सही एजुकेशन सही टीचर से ले सकें at a cost within the means of state which will enable pupils to profit by their learning। so हम एक अच्छा environment और एक अच्छी learning जो है उनको दे पाएं, तो वो उसका वो जो environment create करना है वो purpose किसका है, educational management का। अगर ये पर्पस की हम बात कर रहे हैं, इन पर्पस को पूरा करने के लिए ही एजुकेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है। यानी एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए अगर आप पॉइंट्स बनाना शुरू करेंगे, तो एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, राइट टीचर्स, राइट एजुकेशन, राइट पीपल्स को सेलेक्ट करने के लिए, वो सब चीजें जो है उनके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एजुकेशनल मैनेजमेंट की। और ये चीजें अपने आप तो आएंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दीज थिंग्स डू नॉट कम बाय देमसेल्व्स। उनको आपको प्लान करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली प्लान करना पड़ेगा, और परमानेंट सिस्टम जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट का वो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी अपनी एक फिलोसफी होगी, अपना एक विजन होगा कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, और हैज टू बी इवॉल्व ऑन द यंग डेमोक्रेसी विद राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यानी कि जो यंग डेमोक्रेसी अभी चल रही है स्पेशली इंडिया की, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा कि किस तरीके का परमानेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट का सिस्टम हम लेके आना चाहते हैं। ये इसीलिए जरूरत है इनकी, क्योंकि हमें क्या करना है, चीजों को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, एक बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, और जो है एक बेटर एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे हमें बनाना है। उसके लिए हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें एजुकेशनल मैनेजमेंट की, कोई भी पर्सन या जो बॉडी है पर्संस की जिसमें ज्यादा लोग हैं, मैनेजिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एक मान लीजिए स्कूल की कोई मैनेजमेंट है, यानी एक कमेटी बना दी जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो उस स्कूल का एजुकेशनल मैनेजमेंट देखेंगी, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में स्कूल में है तो एजुकेशनल बॉडी हो गई, और मैनेजमेंट को हैंडल कर रही है वो, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट की वो एक कमेटी या बॉडी हमने बना दी, ठीक है। अब उनकी ड्यूटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो चीजें मेंशन है, चाहे वो सेक्युलरिटी हो, जस्टिस हो, या जो जितनी भी चीजें हम उसमें बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके प्रति जो है उनकी ड्यूटी बनती है, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फुलफिल करना भी एजुकेशनल मैनेजमेंट के क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड होगा। rightful way of life, objectives of education, objectives of management in education, या जो स्टेट और कम्युनिटी है पर्टिकुलर, उनके क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। स्कूल बोर्ड या गवर्निंग बॉडी जो है उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना। स्टेट या इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजर्स, सुपरवाइजर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूशन का जो हेड है या स्टाफ जो है या स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली इन सब लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना ही एजुकेशनल मैनेजमेंट का एम और ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और ये एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो बॉडी होगी वो उनके भी ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे कि वो इनको ध्यान में रखते हुए इनके मद्देनजर जो है वो काम करें फर्दर, और एजुकेशनल मैनेजमेंट को जो है वो बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करें। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। कई जगह आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेस में ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अगर कंपोनेंट्स की बात करें, जरूरी नहीं है कि यही हो, कोई और भी आपको मिल जाए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट के दौरान वो चीज यूज होती है या नहीं होती। उसके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करेंगे कि वो एजुकेशनल मैनेजमेंट का कंपोनेंट है या नहीं है। अब जैसे प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, डिसीजन
डिसीजन मेकिंग या रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये मेजर कंपोनेंट्स हो गए एजुकेशनल मैनेजमेंट के, क्योंकि जब आप मैनेज कर रहे हैं कोई चीज तो आप प्लान भी करेंगे, कई जगह पे आपको कंट्रोल भी करनी पड़ेंगी, चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट करनी पड़ेंगी। डायरेक्शन के लिए जो आपने वर्कर्स हायर किए हैं जिनको आप डायरेक्ट करेंगे या जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली आपकी होगी और रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका आप ध्यान रखेंगे। सो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हो गए एजुकेशनल मैनेजमेंट के। अब आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 में आया था। ऑब्वियसली वो अमेंडमेंट थी 1986 की। ऑल्दो हम ये 1986 की पॉलिसी और 1992 का अमेंडमेंट जो ये एक्शन प्लान था उसके बारे में डिटेल में आपको जो है वो वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपके सिलेबस में है तो। अब इन्होंने यानी कि 1986 की जो पॉलिसी है और जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उन्होंने एजुकेशनल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे क्या बोला है वो हमें देखना है। इन्होंने बोला है इवॉल्विंग अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन विद द कंट्रीज डेवलपमेंटल एंड मैन पावर नीड्स। यानी कि कंट्री की जो नीड्स हैं यानी कि जो मैन पावर की नीड्स हैं प्लस जो कंट्री के डेवलपमेंट में या इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगी वो जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें किस चीज को इवॉल्व करना है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है एजुकेशन में वो जरूरी है और हमें उसको इवॉल्व करना है और उसको क्या करना है बाद में, यानी बेसिकली हमें प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है। डिसेंट्रलाइजेशन की ये बात करते हैं एंड द क्रिएशन ऑफ अ स्पिरिट ऑफ ऑटोनॉमी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन आपको पता होगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी में जब हम मैनेजमेंट के टाइप्स की बात करेंगे तो हम ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड की बात करेंगे। वो स्पेसिफिकली आपको अलग अलग प्रॉपर पूरी कंप्लीट वीडियो जो है वो इसके बाद आपको मिलेगी। सो डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम मोटे तौर पे एक लाइन में बात करें तो पावर का डिवीजन हो जाता है कि पावर जो है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड नहीं है, एक जगह पे नहीं है, नीचे तक लोगों में बटी हुई है। वही चीज यहाँ पे आ गई कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं सो जो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है किसी ना किसी चीज में, ठीक है। सो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। गिविंग preeminence to people's involvement, including association of non-government agencies and voluntary efforts। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है और वही क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की ही बात की गई है इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये पीपल्स इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या जो और कमेटी के मेंबर्स हैं वो हो गए, या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया। सो वो सारे के सारे क्या होंगे, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट की ये बात कर रहे हैं। सो तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। और इन्होंने ये भी बोला है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं, हमें नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि जैसे एनजीओज होते हैं बहुत सारे, या फिर जो वॉलेंटरली एफर्ट डालना चाह रहे हैं, कोई कमेटी आपके पास आती है या कोई एनजीओ आपके पास आता है जिस जो अपनी मर्जी से उसमें आपकी जो है हेल्प करना चाह रहे हैं, सो आप उनकी जो है वो हेल्प भी, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इसमें ले सकते हैं। इंडक्टिंग मोर वुमेन इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। सो वुमेन की जो है वो इसमें इंडक्शन, या ये बोले कि वुमेन की नंबर बढ़ाने की इसमें बात की गई है। क्योंकि वो होता है ना कि जब वुमेन घर इतने बेटर तरीके से, अपनी लाइफ इतने बेटर तरीके से संभाल सकती है, सो प्लानिंग और मैनेजमेंट जब एजुकेशन की बात आएगी तो उसमें भी वुमेन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। Establishing the principle of accountability in relation to given objectives and norms। यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स या नॉर्म्स लेके चल रहे हैं उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। यानी अगर कुछ भी चीज नहीं हो रही है या कुछ गड़बड़ हो रही है सो कौन अकाउंटेबल होगा, सो वो चीज भी यहाँ पे स्पेशली मेंशन की जानी चाहिए। सो ये सारी की सारी बातें जो है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे 1992 के एक्शन प्लान ने और 1986 में ये कंप्लीट चीजें जो है वो बोली गई थी। सो आई होप आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी आपको फर्दर देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।